हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस के सिन्हा। ये वीडियो हम केमिकल काइनेटिक्स के लिए कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने ये किया है कि ग्राफ का स्टडी किए, टी हाफ का हम लोग काम किए, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका पर वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये एक थोड़ा सा उसी पार्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अलग से एक बात ही अलग हो जाती है। वो क्या है सो सुनो। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या किया सो बताते हैं। ठीक है, बेसिकली आर्हेनियस साहब ने देखा कि जब कोई रिएक्शन अगर होता है तो उस रिएक्शन में वर्चुअली होता क्या है, तो उसका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, उस कोलिजन से एक एनर्जी जनरेट होता है और वो एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, फिर उसके बाद नया नया प्रोडक्ट का बनता है। ठीक है, देन ये लोग मिल करके बेसिकली ये समझे कि जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा और कोलाइड करके एनर्जी क्रिएट करेगा, और वही सफिशिएंट अगर होगा आगे रिएक्शन को बढ़ाने में तो अच्छी बात है। याद होगा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कौन कौन सा फैक्टर जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर को इफ़ेक्ट करता है। उसमें कॉन्सेंट्रेशन था, एक टेम्परेचर था, कैटलिस्ट था, सरफेस एरिया था, वगैरह वगैरह, ये सब था। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने खास करके टेम्परेचर को ज़्यादा देखा। हमको पता है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का तो उसका थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, उससे उसका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो बहुत तेज़ी से मूव करने लगेगा, वो आपस में कोलिजन शुरू कर देगा और रिएक्शन फास्ट होने लगेगा। तो मतलब ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, ये निष्कर्ष पर आया गया कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सोचेंगे कि टेम्परेचर पर उसका क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर से क्या असर पड़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अच्छी बात है। तो मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, ये लोग मिल करके एक इक्वेशन डिराइव किया, है ना। ठीक है, और उस इक्वेशन में क्या मिला सो बताते हैं। उन्होंने कहा, आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, ये होता है K इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बड़ा फंडामेंटल इक्वेशन है ये, समझ गए ना। अब कौन कौन चीज़ क्या क्या है ये पता है, K को मालूम है, इसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, A जो है हमारा वो कोलिजन फैक्टर है। कोलिजन फैक्टर का मतलब ये हुआ, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा तो वो आपस में जब कोलाइड करेगा तो उसके कोलिजन से एक एनर्जी लिबरेट होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो वो जो एनर्जी अगर लिबरेट होगा तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है आपस में। भाई मान लो जिंक और HCl है, वो डिफरेंट होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और HCl के साथ। तो सब रिएक्टेंट का अपना अपना मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से उसका कोलिजन होगा। तो उसका उन्होंने एक फार्मूला भी बनाया जो अभी हम लोग NCERT में क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। तो एक कोलिजन फैक्टर के नाम से हर रिएक्शन का अपना अपना एक वैल्यू होता है, उसे उन्होंने निकाल के रखा। नॉर्मली उसको हम A से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही पूछता है एग्जाम में। इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। R तो पता ही है, गैस कांस्टेंट, और T जो होगा वो हमारा टेम्परेचर होगा, और वो किस में होगा, केल्विन में होगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। आइए, अब सवाल ये होता है कि क्वेश्चन आता कैसे है इस इक्वेशन से रिलेटेड। तो देखो क्या आता है क्वेश्चन, पहले समझ लो इसको, है ना। पहला क्वेश्चन आएगा कि what do you mean by activation energy या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वही EA था जो उसमें लिखा हुआ था।
है ना, एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, दो चीज़ है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, देखो इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी है, बट लेट अस हैव ए क्लोज लुक। अब थोड़ा सा आराम से हम लोग बात करते हैं। पहले बात करेंगे कि जब कोई रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ हो रहा है। आर्हेनियस साहब ने बताया, क्या बताया, ये रिएक्शन जो अभी हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन है जिसको हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड के नाम से कहते हैं, SN2 रिएक्शन बोल सकते हो उसको, है ना। वहाँ पढ़े होगे, देखो मेरे वीडियो में भी है यहाँ पर, जब तुम हेलो एल्केन्स का निकालोगे चैप्टर वीडियो तो उसमें तुमको मिलेगा रिएक्शंस में। देखो ये है CH3Br, ठीक है, और इसको हम लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। हाइड्रोलाइज कर रहे हैं किसके साथ, तो एक्वस NaOH के साथ। एक्वस NaOH में क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। Br जो होता है वो लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि जितना भी हैलोजन होगा ना सब लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है और पोलैरिटी क्रिएट करता है, तो आराम से निकल जाता है। उसको लेवाइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, OH आके इसको भगा देगा और आ जाएगा तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है। बट इसका थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो क्या है, देखो ये जो CH3Br है, ये जब आगे देखो यही आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, कोलिजन होगा। तो कोलिजन जब होगा तो OH जो होगा वो सामने से नहीं आएगा, वो पीछे से आएगा, क्योंकि OH माइनस जो था ना वो निगेटिवली चार्ज था और ये भी निगेटिवली चार्ज है, तो कभी सामने से नहीं आएगा, समझ गए। तो ये पीछे से आएगा, ठीक है ना। फिर से सुनो, OH माइनस जो है और ये मिथाइल ब्रोमाइड, इसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं और इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो होगा जब सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करेगा तो वो कभी भी सामने से नहीं आएगा, क्योंकि दोनों निगेटिवली चार्ज है। क्या आएगा भाई, पीछे से आएगा, ठीक है। तो जब ये पीछे से आएगा तो इसके बॉन्ड पर अटैक करेगा, इसका बॉन्ड रैप्चर्ड हो जाएगा और कैसा शेप बनेगा, देखो ये H, ये H और ये H, ये तीनों चारों जो है कार्बन और हाइड्रोजन तीनों ये एक प्लेन में है, जैसे बोर्ड के प्लेन में मान लो, ठीक है। Br जो होगा वो हम डॉटेड लाइन से लिख रहे हैं, इसका मतलब बता रहे हैं, और OH जो होगा इसको ऐसे देखो, ठीक है। Br जो होगा वो जाने की अवस्था में होगा और OH जो होगा वो आ रहा होगा। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर है, जैसे ये कार्बन है और ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इधर से OH और इधर से Br जा रहा है, ठीक है ना। OH इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड Br इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो जब Br पूरा निकल जाएगा, है ना, दो स्टेप में रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हुआ कि ये कुछ देर के लिए बनता है, ये है ना। 2000 के पहले ये कॉन्सेप्ट था कि ये एक मेंटल हाइपोथेसिस था कि ये परिकल्पना थी लोगों की कि ये थोड़ा देर के लिए बनता होगा, लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि नहीं, ट्रांजिशन स्टेट भी एग्जिस्ट करता है। एनीहाउ, तो ये जो Br था ये निकल जाएगा, है ना, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और दूसरे स्टेप में क्या होगा कि Br बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो OH इधर से अटैक करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा और Br जो होगा वो बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया। तुम गौर से देखो कि देखो CH3 पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, इधर राइट हैंड साइड में हो गया। इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। वर्ल्डन साहब इसको निकाले, इसका नाम है वर्ल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब हम वीडियो में डाले हुए हैं। अब देखो यहाँ पर करना है, जैसे बोलता है कि हवा के झोंका से छाता उलट जाता है ना, वैसे ही देखो ये मिथाइल ग्रुप उलट गया पूरा का पूरा। समझ गए बात को, एम आई क्लियर। तो अच्छा हाँ, ये स्टेप 2 हुआ। ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है, क्यों, कार्बन का वैलेंसी 5 दिखा रहा है, तो कार्बन कभी पेंटावैलेंट होगा नहीं, थोड़ी देर के लिए बनेगा और फटाक से बन जाएगा ये, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
अगर हम डेक्स्ट्रो लेंगे तो लेवो, लेवो लेंगे तो डेक्स्ट्रो, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहते हैं, वहाँ हम बताए हैं क्यों नाम है इसका। चलिए अब आते हैं आर्हेनियस के बात पर। ठीक है, तो देखो अब इसका कोलिजन फैक्टर अलग होगा, है ना। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर बनाया जाए, कैसे, देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लोग रखे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल में आपस में, तो यहाँ हो गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग रखे एनर्जी, जैसे जैसे कोलिजन होगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा, है ना। हुआ क्या, सो सुनो कि इसको थोड़ा सा और, है ना। अब यहाँ पर मान लो सर्टेन मॉलिक्यूल का एनर्जी है, यहाँ से हम चल रहे हैं, ये एनर्जी बढ़ता गया, जैसे जैसे कोलिजन हुआ एनर्जी बढ़ता गया, बढ़ते 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 यहाँ पर आके ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, सैचुरेट कर गया। अब इसके बाद तो कोई स्टेट बनेगा नहीं, अब नया नया बॉन्ड बनने लगेगा, Br जाएगा तो फिर ये बनेगा। तो यहाँ से पहले बॉन्ड टूटा, ये सब एनर्जी बढ़ता चला गया, बढ़ते बढ़ते आके यहाँ पर बन गया ये ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना। यहाँ पर आ गया ट्रांजिशन स्टेट, ये बन गया। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड बनने लगा तो अट्रैक्शन हुआ, तो तुमको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी कम होता है, याद रखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी हमेशा कम होता है, हम बता देते हैं कैसे कम होता है, अभी तुरंत बता रहे हैं। तो ये ग्राफ नीचे आ गया, समझ में आया। सो दिस वाज योर, जब ये दोनों अकेले लिए थे तो आप यहाँ थे, जब यहाँ आए तो यहाँ आ गए, और जब यहाँ आए तो यहाँ आ गए। ठीक है, मान लो कि हम इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं और इसको z लेते हैं, तो ये x है, ये y है और ये z है। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़िए। तो यहाँ से x से जब हम z में कन्वर्ट करेंगे अगर किसी भी कंपाउंड को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस पहाड़ को चोटी पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, तभी ना हम यहाँ पहुँचेंगे। तो जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम ये नहीं बनेगा, तब तक तो जेड बनने से रहा। सो दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी का पार्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, दरवाजे का चौखट, उसको, वो बैरियर है, जब तक वो क्रॉस नहीं करेंगे हम यहाँ नहीं आएंगे, तो दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब यहाँ पहुँचना पड़ेगा आपको, उसके बाद तो फट से पहाड़ से नीचे उतर जाइए, फटाफट बनने लगेगा। तो ये रिएक्शन स्लो होता है, ये स्टेप सॉरी, और ये स्टेप फास्ट होता है। समझ में बात आई। अब सुनो, जब ये स्टेप स्लो होगा और ये फास्ट होगा, दोनों मॉलिक्यूल यहाँ कोलाइड कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बना, इसीलिए SN2 बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इसका 2 हो जाता है। अब सुनो क्या हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए हमको, इतना एनर्जी चाहिए हमको यहाँ से यहाँ तक, ताकि हम प्रोडक्ट बना सकें। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लिख दे रहे हैं, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to achieve the threshold, needed to achieve the transition state, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट भी बोलते हैं इसको, दोनों बोल सकते हो कोई भी। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन कैसे करोगे, ये देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे डिफाइन होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी during a reaction which is needed to achieve the
ट्रांजिशन स्टेट। है ना? ट्रांजिशन स्टेट पाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? अब हम आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका बहुत ज़्यादा बच्चों में कंफ्यूजन है कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, रट्टा मार के भी लोग लिख लेते हैं, बट अभी हम लोग बात करते हैं तुरंत। देखो, बड़ा सिंपल है। एक बड़ा सा हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, एंड दिस वाज योर पार्ट। हियर इज योर ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। ठीक है, अब मान लो, है ना, यहाँ एनर्जी है। ठीक है, तुम्हारे रिएक्शन की गाड़ी जो है वो, है ना, यहाँ से चली। तो जब ये यहाँ से चली, देखो रिएक्शन की गाड़ी जा रही है ऊपर, रिएक्शन शुरू हो रहा है, और गलती से आके हो सकता है गाड़ी का तेल खत्म हो गया हो या इंजन खराब हो गया हो, यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर आके गाड़ी रुक गई। अब क्या करें भाई, यहाँ पहुंचना जरूरी है, प्रोडक्ट लाना जरूरी है, धक्का देंगे इसको, है ना। सो यहाँ पर आके गाड़ी हमारी रुक गई, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए, है ना। तो ये जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाते हैं, धक्का दे देते हैं, मतलब कि रिएक्शन को गर्म कर देंगे या एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन होगा, जो भी होगा, है ना, उसको जब हम पहुंचा देंगे यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के पास, तो ये जो एनर्जी होगा यही हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या था, यहाँ से यहाँ तक, इसको सी मान लो, ये थ्रेशोल्ड था, और यहाँ से यहाँ तक तुम गए हो, यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा चाहिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया? यही है एक्टिवेशन एनर्जी, और कुछ नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। फोटो सही है ना? क्या है भाई? इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी which is needed to achieve the transition state। मतलब गाड़ी रुक गई थी, एक्स्ट्रा अमाउंट लगा, डायरेक्ट पहुंच जाता वहां तो थ्रेशोल्ड हो जाता, है ना। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, हमारा जो गाड़ी का चाल था। ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज डिनोटेड बाय EA। ठीक है, तो EA बराबर क्या लिखोगे, AC माइनस BC। AC क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। सॉरी, ओहो, एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज योर BC ना, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, and this is energy of reaction। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। बात समझ में आई? ये तो हम लोग थ्योरी समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसी कैलकुलेशन के लिए वो जो आर्हेनियस साहब थे उन्होंने अपना एक तरीका निकाला उस इक्वेशन के मेथड से। हाँ ठीक, चलो ठीक है। नाउ हाउ द एक्टिवेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड। क्वेश्चन है कि हाउ द EA इज कैलकुलेटेड। ठीक है,
तो आंसर में लिखते हैं हम लोग, वी नो दैट, हम लोग को क्या पता है, k बराबर a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है ना। अब दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं, नेचुरल लॉग लेंगे ln k, तो ln k बराबर ln a माइनस हट जाएगा ई ए बाई आर टी। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लो, ये हो गया 2.303 log k 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। सब में 2.303 से भाग लगा दिए, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। बड़ा फंडामेंटल इक्वेशन है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इससे, न्यूमेरिकल बनेगा। अब इस इक्वेशन से हम लोग आराम से निकाल लेंगे। देखो गौर से, y ले लो इसको, और 1/t को x ले लो, है ना, इसको x एक्सिस पर ले लेना 1/t को, समझ गए ना। तो ये पूरा m हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ये x हो गया, ये c हो गया, तो निगेटिव स्लोप है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रखे 1/t और यहाँ रख दिए log k, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो निगेटिव स्लोप आएगा, दिस इज log k, क्लियर है ना। तो निगेटिव स्लोप आएगा, दिस इज दिस, तो इसका जो स्लोप का वैल्यू होगा वो कितना होगा, माइनस ई ए बाई 2, माइनस तो है ही निगेटिव साइन के लिए, 2.303 आर। ठीक है, तो स्लोप निकल जाएगा, आर का गैस कांस्टेंट हमको पता है 2.303, तो ये का वैल्यू निकल जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, तो दिस इज हाउ एक्टिवेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड। यहाँ तक बात समझ में आ गई, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको। अब आप आइए, है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी का निकालने के तरीके में नहीं आएगा, यहीं तक लिखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को जब कैलकुलेट करना होगा तो आओ, अब इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। इसका एक दूसरा फॉर्म भी लोग लिखता है ना, वो क्या है, वो ये है माइनस ई ए बाई टी। ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो कि हम एक टेम्परेचर T1 लेते हैं, तो रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा। तो एट टेम्परेचर T1 एंड T2 द रेट कांस्टेंट आर K1 and K2. So equation 1 becomes log of K1 is equal to log of A minus EA by 2.303 RT1। ठीक है, log K2 कितना हो जाएगा, log of A माइनस ई ए बाई 2.303 RT2। कुछ नहीं, T1 T2 कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं इस इक्वेशन में, है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, ये log K1 माइनस K2, तो क्या हो जाएगा, log K1 बाई K2, माइनस होने से डिवीजन हो जाएगा, इसमें इतना कॉमन ले लो, तो ई ए बाई 2.303 आर, ये कितना हो जाएगा, 1/T2 माइनस 1/T1। वेरी फंडामेंटल इक्वेशन, बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा इससे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माने टेम्परेचर T2 रहेगा तो देखना K1 ऊपर रहेगा, यही ध्यान देना तुम लोग, है ना। हो गया, क्लियर है। तो यू विल हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस अपॉन दिस वन, बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो ये पार्ट था केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उसमें हम सारा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का डिस्कस कर देंगे। उसके बाद ठीक है, कुछ वीडियोस हम बना रहे हैं मेडिकल के नीट के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स का भी, वो भी देखना,
ठीक है, बाय।